जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हम हर रविवार को 11:30 बजे मिलते हैं और देश की सुरक्षा के जो अलग अलग पहलू होते हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो आज हम जिस विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं वो विषय है कि जो अभी तनाव की परिस्थिति लद्दाख के सीमा पे तैयार हुई है और क्या उसका रूपांतर एक युद्ध में होगा। क्या लद्दाख के सीमा के ऊपर जैसे 1962 में लड़ाई हुई थी, क्या उस प्रकार की लड़ाई होगी। इस सब विषय के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। इसके पहले जो हमारी बातचीत हुई है इसमें आपका रिस्पांस ये बहुत ही अच्छा रहा है। हमें अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। मुझे उम्मीद है कि जो अभी देख रहे हैं वो ज़रूर इस शो को, ये फेसबुक लाइव को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज चाइना हमारे खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहा है, यानी कि मानसिक युद्ध। वो हमें बताना चाहता है अलग अलग लोगों के थ्रू कि आप चाइना के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना की जो आर्मी है ये बहुत बड़ी है। आप चाइना की इकोनॉमी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी है। यानी कि अलग अलग तरीके से वो हमारे ऊपर दबाव डालते हैं और हमें डराने की कोशिश करते हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल वॉर या मानसिक युद्ध की जो लड़ाई चल रही है इसमें हम सब सोल्जर्स हैं। हमने कोई भी गलत वीडियो आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। कोई भी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो चाइना करता है उसको हमने विक्टिम नहीं होना चाहिए वगैरह। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं क्या लड़ाई होगी कि नहीं। इसके अंदर हम देखेंगे आज हमारी जो अलग अलग सीमाएं हैं, इस सीमा के ऊपर आज यानी कि 6 सितंबर को परिस्थिति क्या है और इसके बाद आगे आने वाले 1.5 या 2 महीने में क्या हो सकता है, इन सब चीज़ के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये जो प्रेजेंटेशन है शुरू करते हैं। जो हमारे जवान हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, जिन्होंने अपना प्राण का बलिदान देते हुए जो हमारी सीमा को सुरक्षा देते हैं, उनको हम हमारा पहले सैल्यूट देते हैं। इसमें एक इंडियन आर्मी के कैप्टन हैं जिन्होंने लद्दाख में अपने प्राण का बलिदान दिया। हमारे कुछ सोल्जर्स हैं जहां वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां पे जो ठंडाई है, वहां पे जो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम होती है वो वहां पे काम कर रहे हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। और आज का सैल्यूट खास तो 7 विकास बटालियन के जो एक सोल्जर है, उनका नाम है न्यामा तेंजिन। मैं नाम रिपीट करता हूँ, न्यामा तेंजिन। ये 7 विकास या स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक कंपनी कमांडर थे जिन्होंने 30 तारीख को अपनी जान दी हमारी देश की रक्षा के लिए। इसे विकास बटालियन बोला जाता है या उसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बोला जाता है या इसे 2 एस्टैब्लिशमेंट बोला जाता है। ये हमारी देश के एक स्पेशल फोर्सेस थे जो इंडियन आर्मी के नीचे काम करते हैं और जो एक बहुत ही बढ़िया एक कमांडो फोर्स है जो अलग अलग प्रकार की काम करते हैं चाइना के खिलाफ। उनके बारे में तो हम बोलेंगे, लेकिन जिन्होंने अपने प्राण दिए हमारे देश के लिए, इन कंपनी कमांडर नीमा तेंजिन को हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर कश्मीर के LOC के ऊपर हमारे 4 सोल्जर्स ने अपने प्राण की बाजी लगाई है और 4 सोल्जर्स सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। यानी कि हर साल इंडियन आर्मी अपनी देश की रक्षा करते समय अपना खून बहाती है। इस एरिया में इतना खून किसी भी इंस्टीट्यूशन में पिछले 70 साल में नहीं बहाया, इतना खून यहाँ पे बहाया जाता है। तो इसके सिवाय कर्नल रणबीर जो
कमांडिंग ऑफिसर थे 7 विकास के, जिन्होंने 20-25 चाइनीज़ सोल्जर्स को पकड़ा है, काफ़ी चाइनीज़ सोल्जर्स की पिटाई की है। हम उन्हें भी सैल्यूट करते हैं क्योंकि उनकी नेतृत्व के नीचे इस एसएफएफ बटालियन ने चाइना के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। और पहले मैं साइकोलॉजिकल वॉर के बारे में बोल रहा था कि चाइना हमारे खिलाफ किस प्रकार का साइकोलॉजिकल वॉर करते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विकास ने काम किया या एसएसएफ ने काम किया, इसके वीडियोस अभी चाइना के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गए हैं। याद रहे कि चाइना की सोशल मीडिया हमारे जैसे नहीं है, यानी कि हमारा फेसबुक है, इसे कोई भी देख सकता है, हमारा ट्विटर है, हमारे ब्लॉग्स है, हमारे अलग अलग प्रकार के इंस्टाग्राम है वगैरह। लेकिन चाइना का सोशल मीडिया ये कम्प्लीटली चाइनीज़ ओरिजिन का है और बाहर का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आ सकता। यानी कि चाइना हमारे खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर कर सकता है, लेकिन अगर हम उनके सोशल मीडिया में या उनके मीडिया में घुसना चाहे तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके अंदर जा ही नहीं सकते। लेकिन अभी चाइनीज़ खुद, काफ़ी सारे चाइनीज़ ने ये जो डांस इन एसएसएफ के लोगों ने किया था अपना विक्ट्री मिलाने के बाद, तो वो उनका जो डांस का वीडियो है वो अभी चाइनीज़ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। और जहाँ पे ये विकास बटालियन ने काम किया था, वहाँ पे विकास बटालियन का एक फ्लैग भी लगाया हुआ है, जो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि ये काम विकास बटालियन या एसएसएफ ने किया है। तो ये जो मिर्ची है चाइना को बहुत ही तीखी लगी है, और चाइना ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया है कि हिंदुस्तान ने कोशिश नहीं करनी चाहिए तिब्बतन का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करने के लिए, क्योंकि वो डरते हैं चाइनीज़ कि ये जो 50 लाख तिब्बतन्स आज तिब्बत में है, जो चाइना के कंट्रोल के नीचे है, शायद वो उनके खिलाफ आंदोलन करना शुरू करे, उनके खिलाफ लड़ना शुरू करे, तो चाइना की सिचुएशन जो है ये डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो तिब्बतन जो लोग हैं ये बहुत ही पीस लविंग है। ये दलाई लामा उनके बहुत ही बड़े नेता है, वो उनको मानते हैं और वो उनको गॉड की तरफ समझते हैं। लेकिन इसमें जो लड़ने वाली जो ट्राइब्स है ये बहुत ही कम है। ट्रेडिशनली दलाई लामा के जो बॉडीगार्ड्स थे या अंगरक्षक थे, ये जो अंगरक्षक थे या ये एक खाम्पा नाम की एक ट्राइब थी जो तिब्बत में है। वो एक बहुत ही बड़ा फाइटर जमात कही जाती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बिल्कुल शांत होते हैं, कुछ होते हैं कि जो लड़ने की उनमें काबिलियत होती है। तो ट्रेडिशनली इतने सेंचुरीज में जितने भी दलाई लामा बने, इन दलाई लामा के जो अंगरक्षक थे ये खाम्पाज होते थे, कि जो एक फाइटिंग वाली ट्राइब है और वो दलाई लामा के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। आपको पता है कि 1949 तक तिब्बत स्वतंत्र था, उसके बाद चाइना ने उनके ऊपर इन्वेजन किया, तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। चाइना ने बोला कि हम आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम देंगे, वो दिए नहीं, वहाँ पे उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए। और 1957-58 में वहाँ पे चाइनीज़ के खिलाफ एक अपराइजिंग हुआ। इस अपराइजिंग में लाखों तिब्बतन मारे गए और उसी समय दलाई लामा अपने फॉलोअर्स के साथ चाइना से निकले और हमारा हिमाचल प्रदेश के एरिया में आके वो शामिल हो गए, जहाँ पे आज वो बसे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है वहाँ पे तिब्बतन गवर्नमेंट एक्साइल फॉर्म किया हुआ है और 3-4 लाख चाइनीज तिब्बतन्स आज हमारे पास होंगे। लेकिन आज भी 50 लाख तकरीबन तिब्बतन्स ये तिब्बत में पीछे है। तो ये जो तिब्बतन्स यहाँ पर आ गए, इनको तो हमने सपोर्ट दे दिया, लेकिन तब अमेरिका काफ़ी डर गया था। वो सोच रहे थे कि अभी ये जो चाइनीज़ कम्युनिज़्म है ये नेपाल में स्प्रेड होगा, कि जो हो ही गया है, ये भूटान में होगा या ये आजू बाजू के देशों में होगा। तो इन्होंने इसलिए फैसला किया कि तिब्बत में एक अपराइजिंग को सपोर्ट करते हैं, और इन्होंने कुछ ये जो खाम्पा वॉरियर्स है उनको ट्रेन करने के लिए हमारे देश से परमिशन पूछी। अभी ये जो चीज़ बोल रहे हैं ये इस पर ज़्यादा कुछ लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे सरकार का तब जो भरोसा था वो केवल अहिंसा के ऊपर था। तो हमने बोला कि नहीं, हम इस प्रकार की ट्रेनिंग
हमारे देश में नहीं दे सकते, क्योंकि तिब्बत के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है तो जिसकी सीमा तिब्बत के साथ जोड़ी है वहीं पर देनी पड़ेगी, तो तिब्बत में नहीं कर सके। तो अल्टीमेटली उन्होंने नेपाल में उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और खम्पास ने 1 साल के लिए थोड़ा बहुत काम किया, थोड़े बहुत रेस मारी वगैरह। लेकिन चाइना को जब ये पता लगा तो उन्होंने प्रेशर डाला दलाई लामा के ऊपर, प्रेशर डाला सब नेपाल के ऊपर और बोला कि इन सब की ट्रेनिंग रोको। और उन्होंने दलाई लामा को बोला कि हम या इनको अपने आर्म्स छोड़ने के लिए बोलो, हम उनको ठीक तरह से उनसे बर्ताव करेंगे। एक लेटर दलाई लामा से गया, इस प्रकार की कहानी है। लेकिन ये जो खम्पास थे या उनके जो वॉरियर्स थे जो ट्रेन हो रहे थे, जो कुछ काम कर रहे थे चाइना के खिलाफ, इनको नेपाल ने हैंड ओवर कर दिया। कुछ लोगों ने तो मतलब अपने आप को खुद को मार डाला, लेकिन कुछ को हैंड ओवर किया नेपाल ने चाइना को और चाइना ने उनको मार डाला। तो ये याद रखिए कि चाइना ने उनका एक बार फिर विश्वासघात किया। तो उसके बाद ये खम्पा की जो लड़ाई थी ये बंद हो गई। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो एसएसएफ है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, 62 में जब हमारा चाइना के साथ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लड़ाई हार गया, तो उसके बाद एक फैसला किया गया कि ये जो तिब्बतन्स है उनकी मदद से एक हम कमांडो फोर्स हमारे देश में रेस करते हैं, जिसे एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से उनको ये नाम दिया गया। और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। देहरादून के बाद एक चक्राता नाम की जगह है 100 किलोमीटर्स के ऊपर। पहले कुछ CIA जो गुप्तहेर संस्था है अमेरिका की, उन्होंने ट्रेनिंग दी। उसके बाद इंडियन आर्मी के जो पैरा कमांडोज है, स्पेशल फोर्सेस है, उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। 2-3 जगह है जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है। और इनके जो सोल्जर्स होते हैं ये बिल्कुल सभी तिब्बतन्स होते हैं। और उनके जो ऑफिसर्स जो होते हैं वो केवल इंडियन आर्मी से आते हैं। कुछ तिब्बतन्स अर्थात ऑफिसर भी बनते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। काफ़ी सारे इंडियन आर्मी उनको ऑपरेशनली कंट्रोल करती है, कुछ काम करना है तो उसके लिए कंट्रोल करती है। तो ये सब काम वो करते हैं। तो अभी वो उन्होंने इनकी ट्रेनिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो जो चाइना सीमा थी उसे शांत डिक्लेयर किया गया। चाइना ने हमें एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। कुछ पीस एग्रीमेंट्स हमें साइन करने के लिए ये किया। 95 से लेकर 2004 तक हमने 4 एग्रीमेंट साइन की, जिसके अंदर ये फैसला हुआ कि चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर आर्मी का इस्तेमाल नहीं होगा। वहाँ पे जो पेट्रोलिंग होती है ये पेट्रोलिंग केवल बिना हथियार की होगी। वहाँ पे कोई डिफेंसेस बनाए नहीं जाएंगे, वहाँ पे कोई रोड्स नहीं बनाए जाएंगे। यानी कि चाइना ने हमारी आर्मी को निष्क्रिय कर दिया हमारी बॉर्डर के ऊपर फाइट करने के लिए। अभी की बात अलग है, अभी हम फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। तो एसएसएफ का इस्तेमाल उस समय कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, बहुत ही बढ़िया फोर्स था। फिर उसके बाद इनको 3-4 जगह पे काम के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये ट्रेनिंग इनकी अच्छी थी, काम तगड़ा था। तो और वो हाई एल्टीट्यूड वॉरियर्स थे, क्योंकि इसलिए कि वो तिब्बत के थे। तो एक आम आदमी उसकी फिजिकल एफिशिएंसी अगर वो जाता है अपना लद्दाख में या हाई एल्टीट्यूड में, तो उसकी एफिशिएंसी 50-60% से ड्रॉप हो जाती है। लेकिन ये जो वहाँ के रहने वाले लोग थे तिब्बतन्स, उनकी जो हार्ट है यानी कि जो हृदय है या इनका जो लंग्स है यानी कि फुफ्फुस है, इनकी कैपेसिटी हमारे जो हम प्लेन्स पे रहते हैं उनसे दुगुना है। इनका वो हार्ट की साइज़ बड़ी है, इसलिए वो कम हवा से ज़्यादा ऑक्सीजन को खींच सकते हैं। क्योंकि वो इस एरिया में रहते हैं, इसलिए उनकी जो हार्ट की जो साइज़ है ये बढ़ गई है, जिससे वो कम ऑक्सीजन में से के ऊपर भी जिंदा रह सकते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड के अंदर इनका काम बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो वहाँ पे बॉर्न थे। तो लेकिन वो चाइना के खिलाफ तो खैर बाद में कुछ काम नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद उनको इस्तेमाल किया गया 1971 के लड़ाई के अंदर, चिटगांव हिल ट्रैक्स के अंदर। इसके बारे में मैं बाद में थोड़ी सी बात करूँगा। इस्तेमाल किया ऑपरेशन ब्लू स्टार में, गोल्डन टेम्पल के अंदर, अकाल तख्त के ऊपर, और उसके बाद में बात करूँगा। उनको इस्तेमाल किया गया कश्मीर में कुछ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए। उसके बाद मैं बाद में बात करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर 1-2 जगह पे उनको इस्तेमाल किया गया। और जो चाइना सीमा है वहाँ पे केवल सर्वेलेंस वगैरह के काम के लिए
उनको वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। लेकिन कोई वायलेंट एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हुई। लेकिन अभी हमने खुल्लम खुल्ला ये सभी को बताया है कि ये इस स्टेप, क्योंकि जो अभी मैं चीज़ आपको बोल रहा हूँ ये सब ओपन है। ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो केवल मेरे क्या बोलेंगे कि मुझे एक फौजी ऑफिसर के नाते से पता है, इससे इस प्रकार की वो चीज़ नहीं है। लेकिन वो एक चीज़ ऐसे है कि ये ओपन में आई है, मीडिया में आई है, अलग अलग जगह के ऊपर आई हुई है, तो ये अभी ओपन डोमेन में आ रही है। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ ये अभी कोई छुप के बची हुई चीज़ ये नहीं है। तो मैं आपको अभी आगे जाता हूँ कि एसएसएफ ने क्या काम किया, ये आपको पता तो बात आपको पता लग जाएगा। उसके बारे में तो हम बातचीत करेंगे। तो मैं एसएसएफ के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई की, किस प्रकार से चाइनीज़ को पकड़ा, उसके बारे में बातचीत कर रहा था। तो ये तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी पहले देखते हैं कि अभी इस समय देश के अलग अलग सीमा के ऊपर क्या हो रहा है। कश्मीर में पिछले 7 दिन के अंदर, मैं रिपीट करता हूँ, कश्मीर में पिछले 7 दिन के अंदर हमने 4 सोल्जर्स का खून बहाया है, 10 से ज़्यादा दहशतवादी मारे हैं, एलओसी के ऊपर फायरिंग, ये रोज़ की बात हो गई है। जब तक सवाल है नक्सलिज्म का, या जिसे हम बोलेंगे माओस का, वहाँ पे आज की खबर है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में 20 आदमियों को अपना होस्टेज बनाए हुआ है, उनको वो पकड़ के ले गए हैं, जिसमें से 4 को उन्होंने मारा है और बाकी अभी भी उनके इसमें है। यानी कि चाइनीज़ जो है, जो नक्सलिज्म या माओइज्म जो है उसे बढ़ाने की कोशिश ये कर रहे हैं। और आज 20 लोग हमारे छत्तीसगढ़ में उनके हाथ में है। इतना ही नहीं, तो इसी समय बातचीत खबर आ रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से या ईशान्य भारत से कि अभी चाइनीज़ क्या कर रहे हैं। चाइनीज़ अभी जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे अलग अलग, इनको एक बार वहाँ का जो इंसर्जेंसी है, वो नागा का हो या मणिपुरी इंसर्जेंट्स का हो, उसे एक बार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसे खास तो वो नागा ग्रुप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड, खपलांग ग्रुप, इनको काम दिया गया है कि जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस है इनके ऊपर अटैक करो, और इंडिया की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो म्यांमार में है इसके ऊपर अटैक करो। तो यानी कि चाइना माओइस्ट इंसर्जेंसी को बढ़ा रहा है, चाइना जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाइना पाकिस्तान की मदद लेके कश्मीर वैली में टेररिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और आपने लेटेस्ट रिपोर्ट सुनी होगी कि केरला और तमिलनाडु में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए कि जो लोगों को आईसिस के पास दहशतवादी बनने के लिए भेजना चाहते थे, तो ये लोग पकड़े गए हैं। यानी कि एक वो और एक फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं साउथ इंडिया की तरफ से, क्योंकि साउथ इंडिया के खास तो केरला में जो रेडिकलाइजेशन है ये बढ़ रहा है, जिससे कुछ युवक आज वहाँ से मिसिंग है। शायद वो आईसिस या किसी दहशतवादी गठ के लिए गए होंगे। तो ये, और जब तक सवाल है हमारी चाइनीज़ बॉर्डर का, इसके ऊपर आज के पेपर में आपने खबर पढ़ी होगी कि अरुणाचल प्रदेश के एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने ये बोला है कि अरुणाचल प्रदेश के 5 लोग इनको चाइनीज़ ने पकड़ा है और चाइनीज़ ने उनको किडनैप किया है। ये अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी नाम की जो वैली है यहाँ पे ये कार्रवाई है। और उसके बाद की खबर ये है कि अभी कोशिश चल रही है देखने के लिए कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है और इनको चाइनीज़ ने पकड़ा है कि नहीं। तो आज की हालात कि चाइना हमारे खिलाफ अलग अलग प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग फ्रंट से। इसी समय मैं केवल 2 मिनट के लिए बात करूंगा कोरोना वायरस के बारे में या कोविड-19 के बारे में या चाइनीज़ वायरस के बारे में। आज तकरीबन 41 लाख इंडियंस को चाइनीज़ वायरस से वो अफेक्ट हो गए हैं
और आज हमारी दुनिया में हम सेकंड हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर पहुंचे हैं। यानी कि चाइनीज़ वायरस ने हमारे देश का कितना नुकसान किया है ये आप समझ सकते हैं। और आज हमारी अभी इकोनॉमी की रिपोर्ट आई थी। इस इकोनॉमी के रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है कि हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 25% से कॉन्ट्रैक्शन हुई है, हमारा जीडीपी कम हुआ है। ये तो आपको पता है कि हमारे इकोनॉमी को बड़ा धक्का पहुंचा है और पिछले 50 साल का ये सबसे बड़ा धोखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको डराने की कोशिश नहीं करूँगा। हम सब ने जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है इनके ऊपर दबाव डालना चाहिए कि अभी कुछ दिन में हमारी राज्यसभा और लोकसभा ये कन्वीन होने वाली है और वहाँ पे एक स्पेशल सेशन होगा। तो इनको हमने ये बोलना चाहिए कि पार्लियामेंट ने एक रिजोल्यूशन हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पास करना चाहिए कि जो नुकसान हमारा चाइनीज़ ने किया है ये नुकसान भरने के लिए उनको हमने कंपल्सरी करना चाहिए। अगर हमारे देश के लोग अगर सभी इसमें शामिल हो जाते हैं और सभी पार्टीज इकट्ठा आके ये बिल यूनानिमसली पास करती है तो ऑब्वियसली चाइनीज़ के ऊपर प्रेशर आएगा कि इस देश के सभी लोग जो है वो इंडियन आर्मी के पीछे खड़ा है, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी है। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि इंडियन आर्मी अपना खून बहा रही है, चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर लड़ रही है और बाकी के देश के अंदर हम आराम से हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के साथ लड़ाई में लगी हुई है, यानी कि लड़ाई हमारी आपस में है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने ये दिखा देना चाहिए हमारे आर्मी को कि हम आपके पीछे खड़ा है। और पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये रिजोल्यूशन पास करती है तो ये देख के बाकी के देश भी रिजोल्यूशन पास करेंगे कि जो नुकसान हमारा चाइनीज़ ने किया है ये बिल्कुल उन्होंने उसकी भरपाई करनी चाहिए। क्योंकि ये कोरोना या चाइनीज़ वायरस की लड़ाई कब ख़त्म होगी कोई नहीं बोल सकता है। ये चाइनीज़ ने हमारे देश के खिलाफ जो चलाया हुआ महायुद्ध है इसे हमने महायुद्ध की तरफ से लड़ना चाहिए। मैं इसके बाद आ जाता हूँ कि जो कश्मीर में गड़बड़ कर रहे पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद लेते हुए, तो हमने पाकिस्तान को एक टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन देना चाहिए जो हम किसी हद तक दे रहे हैं। क्या हम बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनने के लिए मदद कर रहे हैं? क्या हम सिंध को अलग राष्ट्र बनने के लिए मदद कर रहे हैं? क्या हम अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सीमा से पाकिस्तान की तरफ से इंटेलिजेंस मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? यानी कि अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ कश्मीर में दहशतवाद को पुनर्जीवित कर रहा है तो हम एक मॉरल सपोर्ट और मटेरियल सपोर्ट बलूचिस्तान को दे सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। हम मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं सिंध को, क्योंकि वहाँ पे जियो सिंध नाम की मूवमेंट शुरू है। इसके सिवाय हम मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं पख्तूनिस्तान को, कि पख्तूनिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। तो इन सभी को हम मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं पाकिस्तान को खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और इसी प्रकार अगर चाइना हमारे ईशान्य भारत में इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्या हम यही कार्रवाई उनके खिलाफ हम तिब्बत में कर सकते हैं? तिब्बत के अंदर क्या वो लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या ये कार्रवाई के लिए हम एक मटेरियल सपोर्ट दे सकते हैं इसके अंदर अपना शिनजियांग के अंदर? तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम चाइना के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। ये बोला जाता है कि चाइना पाकिस्तान की मदद लेते हुए हमारे खिलाफ एक टू फ्रंट वॉर शुरू करेगा। अगर वो पाकिस्तान की मदद लेते हुए टू फ्रंट वॉर हमारे खिलाफ कर सकता है तो क्या हम साउथ ईस्ट एशिया के देशों की मदद लेते हुए हम चाइना के खिलाफ साउथ चाइना समुंदर के अंदर क्या उनको हम घेर सकते हैं? बिल्कुल घेर सकते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले, हजारों साल पहले चाणक्य ने बोला था कि शत्रु का शत्रु ये हमारा मित्र होता है। तो आज जापान का
डिफेंस बजट 30% से बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस बजट जो चाइना के साथ दुश्मन बना है उनका बजट बढ़ा हुआ है। वियतनाम को हम मदद कर रहे हैं, यानी कि हम भी चाइना के खिलाफ अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग फ्रंट खोल रहे हैं। इकोनॉमिक वॉर जो चाइना के साथ चल रहा है, आपको शायद कल की ही इंफॉर्मेशन पता होगी कि कल 3 देशों के अंदर एक बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि जो चाइना है जिसके ऊपर हमारी दुनिया पूरी बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हुई है, वो उसके बदले अभी हम चीज़ें ऑस्ट्रेलिया की मदद से ऑस्ट्रेलिया में या जापान में या साउथ ईस्ट एशिया के देशों में या हमारे देश में बना के चाइना के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात ये जो आत्मनिर्भर भारत है या ये जो मेक इन इंडिया है, इसमें तो इसमें समय तो लगेगा क्योंकि कोई भी चीज़ जल्दी से हो नहीं सकती है, लेकिन हम ये कर रहे हैं तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी उनके खिलाफ अभी एक मिलजुल के लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले की बात है कि 190 चाइनीज़ ऐप्स को हमने बैन किया है। उससे उनका कुछ हज़ार नुकसान तो हुआ है, लेकिन ज़्यादा नुकसान उनका ये हुआ है कि वो हमारा एग्जाम्पल देख के यूरोप के कुछ देश और अफ्रीका के कुछ देश जो चाइनीज़ ऐप्स है इसे बैन कर रहे हैं। यानी कि दुनिया की जो सेंटीमेंट है ये चाइना के खिलाफ जा रही है, जिससे चाइना को हम अलग अलग फ्रंट के ऊपर उनके साथ लड़ने की कोशिश में हमें थोड़ी बहुत कामयाबी ये मिल रही है। इसके अंदर अभी मैं आऊँगा कि कल ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ये रशिया में गए थे। वहाँ पे SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग थी, जहाँ पे हमारा देश था, चाइना प्रेजेंट था और रशिया और इसके सिवाय सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नाम के जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट थे। और ये मीटिंग होती है कि ये जो CR की कंट्रीज थे, पहले ये तो USSR के अंदर थे, लेकिन जब USSR टूटा तो उसके बाद ये अलग देश बने। वहाँ पे अभी रेडिकलाइजेशन शायद बढ़ रहा है। वहाँ पर अभी जो चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना तो बोल रहा है कि वहाँ पे जो पामीर का जो फ्लैट पोर्शन है, पामीर पठार जिसे बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वो पूरा हमारा ही है, क्योंकि वहाँ वो एक फर्टाइल एरिया है जहाँ पर चाइना अपना कंट्रोल करना चाहता है। तो अभी इस बैकग्राउंड के ऊपर हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे गए थे। पहले हम देखते हैं कि रशिया के साथ उनकी बातचीत क्या हुई और उसे हमें फ़ायदा क्या हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि इस एरिया में डिफेंस मिनिस्टर जो चाइना के हैं, इन्होंने ये बिल्कुल बताया कि हम पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की जो मदद नहीं करेंगे, आर्म्स की मदद हम उनको बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के पास कुछ रशियन ओरिजिन के वेपन्स हैं, टैंक्स वगैरह, तो वो उनको नहीं, नए टैंक्स रशिया से नहीं मिलेंगे। ये एक अच्छी खबर है। और दूसरा, हमें कुछ इमीडिएट वेपन्स की ज़रूरत है, खास तो एयरफोर्स के लिए। हमने, जैसे आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेह में गए थे, उसके बाद खबर आई थी कि हम 25 से 30 सुखोई विमान रशिया से अर्जेंटली लेना चाहते हैं और 25 से 30 जो मिग विमान है, वो मिग 29 जिसे बोला जाता है, वो हम लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी संख्या अलग अलग कारणों से हमारी जो एयरफोर्स की स्क्वाड्रन है वहाँ पे कम हो गई है। तो इसलिए अर्जेंट परचेसेस के लिए हम रशिया की मदद ले रहे हैं और इसमें उन्होंने हाँ बोला है। इतना ही नहीं, तो इसके सिवाय उन्होंने जो S-400 नाम की जो सिस्टम है, इसे भी उन्होंने हमें जल्दी देने की मतलब हमारी रिक्वेस्ट मान ली है, क्योंकि ये एक बहुत ही आधुनिक इस प्रकार की सिस्टम है जिससे हमें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है।
तो रशिया की जो उनकी विजिट थी रशियन डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ, इसे एक बहुत ही कामयाब बोलना चाहिए। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो लोग थे उनके साथ की भी जो मीटिंग है, इन्होंने सभी ने हमें बैक करने के बारे में बातचीत की है। लेकिन जो और इम्पोर्टेंट बात थी वो उसी समय वो मिले जो चाइनीज़ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके साथ। हम उन्हें मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन डिप्लोमेसी के कारण हमें उनको मिलना पड़ा। तो इस समय इसमें कुछ नहीं निकलना था, ये तो बात किसी को भी पता होनी ही थी, क्योंकि हमारी बात बिल्कुल साफ और क्लियर है। हम क्या चाहते हैं चाइना से कि 5 मई के पहले जिस जगह के ऊपर थे वो वहाँ पर उन्होंने वापस जाना चाहिए, लेकिन वो हमें सिर्फ बातचीत में घुमा रहे हैं और वापस वो जाना नहीं चाहते। तो इसलिए उनको वापस भेजना ये हमारा मुख्य काम है, और इसी के लिए हमने उनको ऊपर दबाव डाला। 29-30 को हमने क्या किया, जब भी हमने देखा कि वो अंदर आ रहे हैं, हमने उनको रोका, हमने उनकी पिटाई की, हमने उनको कुछ सोल्जर्स को पकड़ा। एसएसएफ की मदद से हमारी एक पूरी ब्रिगेड यानी कि तकरीबन 4-5 हज़ार ट्रुप्स ने जो अलग अलग हाइट्स के पैंगोंग तो लेक साउथ के ऊपर वहाँ पे जाके अपने डिफेंसेस पे गए, जिससे वो पूरी एरिया अभी ये बिल्कुल सिक्योर हुआ है। यानी कि हमने एक समझ लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रीटी का हमने उल्लंघन ही किया है, क्योंकि इसके मुताबिक ये कोई चीज़ हमने करनी नहीं चाहिए थी। ये हम जो बातचीत कर रहे थे कि 29-30 को हमने उनको लोगों को पकड़ा और उस एरिया को हमने प्रॉपरली ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि अभी पैंगोंग इसके पहले की जो कार्रवाई थी वो पैंगोंग लेक के नॉर्थ में हुई थी। अभी ये जो हो गई है ये पैंगोंग लेक के साउथ में हुई है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अभी ये एरिया प्रॉपर सिक्योर हुआ है। और इतना ही नहीं, तो अभी चाइना हमें बोल रहा है कि आप पीछे जाओ। और अभी जो जैसे राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि हम आपने पीछे जाना चाहिए। इसके बाद चाइना का जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसने फिर एक साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि इस रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट ये इंडिया ने की थी कि बातचीत होनी चाहिए, जो 100% झूठ है। हम उनसे बातचीत करना नहीं चाहते थे जब तक वो वापस ना जाए। दूसरा, उन्होंने बोला कि इंडिया ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये आक्रमण हमने किया है। बिल्कुल झूठ है, हमने इस प्रकार की कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं की है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करता रहता है। और तो हमने चाइनीज़ को ये पूछने की ज़रूरत है कि आप क्या इस प्रकार से हमें ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। बात सीधी है कि जो मानसिक दबाव या साइकोलॉजिकल प्रेशर जो चाइना हमारी गवर्नमेंट पे डाल रहा है, इसका कोई असर नहीं हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट कोई निगोशिएशंस के लिए बात नहीं कर रही है। लेकिन जो इंडियन आर्मी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, इंडियन आर्मी ने उनको किस प्रकार से जवाब दिया है आपको पता है। लेकिन कुछ प्रेशर हमारे मीडिया में जो चाइनीज़ हस्तक है, जो चाइनीज़ एजेंट से ये डाल रहे हैं। अभी एक न्यूज़ पोर्टल पिछले कुछ दिनों से जो अपने उल्टे विचारों के लिए फेमस है, आपने वो पिछले कुछ दिनों से वो इंटरव्यू ले रहा है उन लोगों के साथ कि जिससे वो प्रूव करना चाहता है कि हम चाइनीज़ के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। चाइनीज़ ने हमारे एरिया में आके बहुत अंदर आए हैं, हमारा बहुत नुकसान किया है, जो कि एक 100% बिल्कुल झूठ बात है। ये लोग इतने ज़्यादा बिके हैं, इनके नाम मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये नाम लेना ठीक नहीं रहता है। ये लोग हैं, ये कौन से पोर्टल है, ये कौन से मैगजीन है, ये कौन से चैनल है, आप देखिए, आपको ये पता है। ये लेफ्टिस्ट विचारसरणी के ये लोग हैं कि जो उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं और हमारे देश को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और कुछ एंकर्स है जो वो इतने ज़्यादा बिके हुए हैं कि वो हमेशा यही जो लैंग्वेज चाइनीज़ बोलते हैं, इस प्रकार से ये लैंग्वेज बोलते हैं। उनकी संख्या 400-500 से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन है, और उनका जो होल्ड हमारे मीडिया के ऊपर है ये काफ़ी है। और चाइना अभी काफ़ी सारा पैसा साइकोलॉजिकल वॉर के ऊपर खर्चा कर रहा है, हमारे मीडिया के लोगों को खरीद के, हमारे कुछ न्यूज़पेपर्स को खरीद के, हमारे कुछ सोशल मीडिया को ये खरीद के। आज ये माना जाता है
कि तकरीबन 5000 ट्विटर हैंडल चाइना चला रहा है। वैसे ट्विटर चाइना में अलाउड नहीं है, लेकिन जो बाहर लोग हैं वहाँ से चाइनीज़ की मदद से वो हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा हैंडल चला रहा है, जिसमें झूठ वीडियोज़ आ जाते हैं, इसमें झूठ ट्वीट्स आ जाते हैं। 5-6 हज़ार ट्विटर के हैंडल है, 5-6 हज़ार फेसबुक के मतलब अकाउंट्स है, कुछ अकाउंट ब्लॉग के ऊपर है, कुछ न्यूज़ पोर्टल है जहाँ पे खबर डाली जाती है। काफ़ी सारे लोग पेनिट्रेट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के अंदर। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अमेरिका जो देश पूरी दुनिया की जो एक केवल महाशक्ति है, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का आज का स्टेटमेंट आप न्यूज़पेपर में पढ़िए। उन्होंने बोला है कि चाइना अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अक्टूबर के महीने में हो रहा है इसमें इंटरफियर कर रहा है। वहाँ के मीडिया को वो खरीद रहा है, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को वो खरीद रहा है। और ये एक मानी हुई बात है कि चाइना ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर है उसको 500-600 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि पिछले कुछ महीने से न्यूयॉर्क टाइम्स चाइना के खिलाफ कुछ लिखने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, गलती दुनिया की है, गलती चाइना की नहीं है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स एक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है और ये जो वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह ये बड़े न्यूज़पेपर है। ये जो फेसबुक के जो CEO है उनका वहाँ पे स्टेक्स है, लेकिन ये फिर भी चाइना 500-600 करोड़ अगर उनको देगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह देगा, तो ऑब्वियसली उनको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो उल्टी सुलटी बातें करते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हमारी मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में, यूरोपियन मीडिया में, अपना अमेरिकन मीडिया में बहुत जोर से चल रहा है। और हमारे कुछ न्यूज़ पोर्टल्स, हमारे कुछ मैगजीन्स, हमारे कुछ लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, मैं अभी आगे जाना चाहूँगा कि क्या ये लड़ाई अगर होगी तो ये कैसे होगी, कब होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1962 की जो लड़ाई हुई थी ये अक्टूबर के महीने में हुई थी। नवंबर के महीने के अंदर वहाँ पे बहुत ही बर्फ़ गिरती है, जिससे वहाँ पे कोई भी लड़ाई होना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको याद होगा कि जो बांग्लादेश की लड़ाई हमने लड़ी थी वहाँ पे हमने दिसंबर का समय चूज़ किया था। हमारे फील्ड मार्शल हुसैन मानेकशॉ जी ने क्यों ये किया था? क्योंकि दिसंबर के महीने में जितनी भी पासेस चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर चाइना को लगी हुई है, ये पासेस सब बंद हो जाती है। इससे वहाँ पे चाइना कोई भी ऑपरेशन नवंबर के तीसरे हफ्ते के बाद तकरीबन अप्रैल मई जून तक नहीं कर सकता है। तो इसलिए बांग्लादेश वॉर जाने के लिए हमने बिल्कुल ऑपरेशन दिसंबर के महीने में किया। तो एक इसमें जो चीज़ मेरे दिल में आती है कि अगर गलती से पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो हम दिसंबर के बाद जब पासेस बंद हो जाती है तब हम उनकी पिटाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये हमने बिल्कुल क्लियरली उनको बोलना चाहिए कि 6 महीना तो चाइना आपको कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, फिर हम आपसे निपट लेंगे, क्योंकि उस समय केवल आपको ही हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आज चाइना के साथ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो केवल 2 ही महीने अवेलेबल है, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना। तो अभी ज़मीन के ऊपर हालात क्या है? 2 जगह पे चाइना की घुसखोरी चाइना ने की है। एक जगह के ऊपर हम चाइना के अंदर गए हुए हैं और अभी 2 महीने में जो करना है वो करना पड़ेगा। तो चाइना क्या कर सकता है? क्या चाइना उनके मिसाइल्स का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर फायरिंग कर सकता है? क्या वो हेलीकॉप्टर गनशिप का फायरिंग कर सकता है? क्या वो उनके एयरक्राफ्ट से फायरिंग कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ वेपन से फायरिंग, यानी कि दूर से ही तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करते हुए हमारे ऊपर हमला करना? कैपेबिलिटी तो उनके पास है, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर उन्होंने मिसाइल की तरफ से फायर किया तो हमारे पास भी जो हमारे अलग अलग जो मिसाइल्स है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है,
ये सभी लद्दाख में तैनात है, तो इसकी मिसाइल हमले की आप बिल्कुल कोई ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आर्टिलरी शेलिंग, हमारी भी आर्टिलरी वहाँ पे बिल्कुल डिप्लॉयड है, हमारे आर्टिलरी काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई है, हमारी हेलीकॉप्टर गनशिप भी वहाँ पे डिप्लॉयड है, हमारी एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स के है वो बिल्कुल अच्छी तरह से डिप्लॉयड है। और एयर वॉर के अंदर हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि हमारी एयरक्राफ्ट बिल्कुल 100% एफिशिएंसी के साथ चाइना के ऊपर लड़ाई के लिए जा सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ एयरक्राफ्ट जो है, जो तिब्बत की एयरपोर्ट से उड़ती है, उनकी एफिशिएंसी यह बहुत ही कम हो जाती है, तो इसलिए हमें वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। आज चाइना की कितनी फौज इस इलाके में आई है, जैसे मैंने बहुत पहले बताया था कि हमारी जो सीमा चाइना के साथ लगी है 3 जगह पे लगी है। एक तो लद्दाख हिमाचल प्रदेश का एरिया जहाँ पे फ़िलहाल स्टैंड आउट चल रहा है, उसके बाद बीच वाला एरिया जो सिक्किम की बाउंड्री है वहाँ पे, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया। तो आज ये माना जाता है कि 30 से 40 हज़ार जो चाइनीज़ फौज है जो लद्दाख के सामने डिप्लॉयड है। इसके सिवाय तकरीबन 20-25 हज़ार चाइनीज़ फौज शायद सिक्किम का जो एरिया है वहाँ पे डिप्लॉयड है, और कुछ हज़ार फौज जो है डिप्लॉयड है अरुणाचल प्रदेश के साथ। अभी जो भी कोई फौज होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है देश की रक्षा करने के लिए, जिसे डिफेंसिव फॉर्मेशन बोला जाता है, और दूसरी है जो शत्रु के ऊपर हमला करने के लिए। तो जैसे कि अभी इस एरिया में हमारे कुछ लोग हैं जो सीमा की रक्षा कर रहे हैं, और उनके पीछे कुछ फौज हमने और लाई है जो ज़रूरत पड़े तो चाइना के ऊपर हमला कर सकती है। तो आज ये देखा जाए कि चाइना की वहाँ पर डिफेंसेस क्या है, तो चाइना ने वहाँ पे कोई भी डिफेंसेस बनाए नहीं है। डिफेंसेस का मतलब क्या होता है, वहाँ पे बंकर बनाए जाते हैं, वहाँ पे माइनफील्ड लगाया जाता है, वहाँ पे बार्ब वायर लगाई जाती है। अगर आपने वॉर मूवीज़ देखी होंगी, वेस्टर्न वॉर मूवीज़, तो या अगर आपने इवन हमारी कुछ मूवीज़ देखी होंगी, बॉर्डर है वगैरह, तो वहाँ पे आपको ये सब नज़र आ सकता है। तो ये इस प्रकार की जो डिफेंसेस जहाँ पे बंकरों से फौज लड़ाई करती है, कोई भी डिफेंसेस चाइना के वहाँ पे तैयार नहीं है, जबकि हमारे ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ डिफेंसेस ये तैयार है। तो अगर हम चाइना के ऊपर हमला करते हैं तो हमें एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उनके पास डिफेंसेस ही नहीं है। वो केवल तो जैसे कि कैंटोनमेंट, अगर आपने देखा होगा महाराष्ट्र में या पूना में अलग अलग कैंटोनमेंट में फ़ौज रहती है, तो उन्होंने तो अपने बैराक के साथ तो कोई डिफेंसेस नहीं लगाए हुए हैं ना। तो अगर उनके ऊपर कोई बटालियन हमला करती है तो उनका नुकसान करना ये आसान होता है, क्योंकि उनके वहाँ पे डिफेंसेस ही नहीं है। तो ये चाइना के डिफेंसेस नहीं है, और अगर हम हमला करेंगे तो हमला करने के लिए उनके सॉफ्ट टारगेट वहाँ पर बहुत ही है। उनकी बैरक्स जहाँ पर ट्रूप्स रह रहे हैं, उनकी छोटी छोटी कैंटोनमेंट्स है, उनके एम्यूनिशन के डंप है जिसके ऊपर हमला कर सकते हैं, उनकी गैस की पाइपलाइंस है, उनके ब्रिजेस है। हमारे पास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, इनका इस्तेमाल करके आज वहाँ पे बहुत सारी जगह पे ब्रिजेस है, बहुत सारी जगह पे उनकी पाइपलाइंस है। तो इसे तोड़ना, उसको बंद करना, ये एक बिल्कुल ही हमारी कैपेबिलिटी के अंदर है। तो ये आक्रामक कार्रवाई हम कर सकते हैं। और हमारी कार्रवाई कैसे होनी चाहिए कि चाइना ने अगर एक आक्रामक कार्रवाई की तो हम उनके खिलाफ दुगुना या तिगुना इतनी ज़्यादा आक्रामक कार्रवाई कर सकते हैं। ये क्षमता आज हमारे में है। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स बताने की कोशिश करते हैं कि चाइना की आर्मी बहुत बड़ी है। आर्मी कितनी बड़ी है ये नहीं होता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाती है। अगर कोई फ़ौज हमला करना चाहती है, समझ लीजिए आप चाइना हमला करना चाहती है, तो हमारे जो डिफेंसेस अभी देखिए पेंगयांग त्सो साउथ के ऊपर जो हमारे डिफेंसेस लगे हुए हैं, वहाँ पर अगर वो हमला करना चाहेगी तो उन्हें वहाँ पे 12:1 इतना रेशियो इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि जहाँ पे हमारा एक सोल्जर है वहाँ पे उन्हें 12 गुना ज़्यादा संख्या लानी पड़ेगी। यानी कि 30-40 हज़ार की अगर फ़ौज उन्होंने लाई है तो वो केवल एक ब्रिगेड के ऊपर जगह के ऊपर हमला
नहीं कर सकती है। यानी कि उनको इतना आसान नहीं है हमारे खिलाफ लद्दाख में हमला करना। और चाइनीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि चाइना के जो सोल्जर्स है ये बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ते कौन है? सोल्जर्स है। उनका नेतृत्व उनके अधिकारी करते हैं। तो मैं सोल्जर्स और उनके नेतृत्व के बारे में बात करूंगा। चाइना के वेपन्स अच्छे हो, चाइना की इक्विपमेंट अच्छी हो, लेकिन अल्टीमेटली लड़ता है सोल्जर। तो इन सोल्जर के बारे में हम बात करेंगे। हमारे जो हमारे सोल्जर्स है ये 15 साल के लिए फ़ौज में आते हैं, 1 साल ट्रेनिंग करते हैं और 18 की जो उम्र होती है तब फ़ौज में वो भर्ती होते हैं और 33-34 के बाद वो फ़ौज से बाहर जाते हैं। यानी कि हम हमारी फ़ौज को हमेशा यंग रखते हैं, क्योंकि यंग लोग डिफ़िकल्ट एरिया में ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। और हमारी रेजिमेंटल, जैसे मैं मराठा रेजिमेंट का हूँ, वो कितना महापराक्रम करते हैं आपको पता है। हमारी फ़ौज रोज़ ही कश्मीर में लड़ रही है, रोज़ ही LOC के ऊपर लड़ रही है, काफ़ी बार ईशान्य भारत में लड़ती है। हमारा बहुत ही एक्सपीरियंस है। जबकि चाइना की लास्ट लड़ाई 1979 में वियतनाम के साथ हुई थी, जहाँ पर वो हार गए थे। तो यानी कि हमारी जो एक्सपीरियंस है लड़ने की बहुत अच्छा है। हमारे सोल्जर्स जो है ये टफ है, फिजिकली फिट है। अभी हमारे सोल्जर्स ने भागते हुए अलग अलग पहाड़ियों के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन चाइनीज़ उनकी तरफ से भागे नहीं पाए, क्योंकि उनको भागने की आदत ही नहीं है, वो सॉफ्ट है। आपको पता है कि जो हमारे सोल्जर्स का फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड बहुत ही बड़ा है। अगर आपने NDA कैडेट्स की ट्रेनिंग देखी होगी तो देख लेना कि क्या इनकी फिजिकल फिटनेस होती है। हमारे जो कमांडोज है इनकी फिटनेस आप कभी देखिए किस प्रकार से ये उनकी फिटनेस होती है। ये फिटनेस चाइना में नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ हमारे से कम है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे से कम है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका मोटिवेशन, यानी लड़ाई करने की क्षमता। आज चाइनीज़ सोल्जर जो है वो केवल 3 साल के लिए चाइनीज़ आर्मी में आता है, और चाइनीज़ आर्मी में आना ये सबके लिए कंपलसरी है। इसमें से 1 साल उनका ट्रेनिंग के ऊपर जाता है, और इसके अंदर 1 साल के अंदर तकरीबन वो 3 महीने के जो ट्रेनिंग होती है वो केवल क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है। यानी कि उनको एक अच्छा कम्युनिस्ट का अनुयायी बनाया जाता है। 9 महीने वो फौजी ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद वो 2 साल की नौकरी करते हैं। 2 साल के बाद उनको फौज से निकाला जाता है। तो इसलिए वो उनका जो हमेशा ध्यान होता है वो ध्यान होता है इसके जब 2 साल के बाद वो चाइना के बाहर जाएंगे, चाइनीज़ फौज के बाहर जाएंगे, तो वो उसके बाद की रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई कैसे जीतेंगे। हमारे सोल्जर्स का ऐसे नहीं। 15 साल के बाद जब वो रिटायर होते हैं, हमारी गवर्नमेंट उनको अच्छा पेंशन देती है, आर्मी उनको अच्छी तरह से देखभाल करती है, ताकि वो बाद में दूसरा कोई नौकरी मिलने तक अपनी खुद की देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ चाइना में नहीं। उनको कोई पेंशन नहीं मिलता, उनको जो तनख्वाह मिलती है वो हमारे सोल्जर्स से कम मिलती है। इसलिए चाइनीज़ आर्मी में करप्शन है या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए उनकी जो फाइटिंग की जो मोटिवेशन है ये बहुत कम है। जिस चीज़ में चाइनीज़ आर्मी बहुत अच्छी है वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वो है वीडियो वॉरफेयर, वो है फोटोग्राफी खींचना। लेकिन जो एक्चुअल लड़ाई है उसमें उनका बहुत ही दम निकल जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि चाइनीज़ सोच रहे थे जब उन्होंने इंडियन आर्मी को यहाँ पे छेड़ने की कोशिश की कि हम वीडियो वॉरफेयर करते रहेंगे, कि हमारे कुछ दिन पहले बात में कल की आप मराठी न्यूज़पेपर पढ़िए, वहाँ पे आई थी कि चीन ने अपनी सेना लद्दाख के सामने इकट्ठी की। अरे ये जो पेपर वाले जो बातमी देते हैं उनको ये इतना पता नहीं है कि इससे आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चीन ने वहाँ पे अपने कुछ फौजी लाए हैं तो क्या हमारे फौजी क्या मुंबई पुणे में छुपके बैठे हुए? चीन ने वहाँ पे आधुनिक तोहफे लाई है, तो क्या हमारी तोहफे जो आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड में वहाँ पे हमने छुपके रखी हुई है? चाइना ने टैंक लाए हैं,
तो क्या हमारे टैंक या अहमदनगर में चुप के बैठे हुए हैं? चाइना ने मिसाइल लाए हुए हैं, तो क्या हमारे मिसाइल ये जो DRDO के लेबोरेटरी है वहाँ पे लॉक के अंदर लॉक करके रखे हुए? बिल्कुल नहीं। चाइना की हर एक डिप्लॉयमेंट को हमने मैच किया है, लेकिन हमारे न्यूज़पेपर जिस तरह से खबर देते हैं कि उनके वहाँ पे मिसाइल आ गए, उनके वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक ने मुझे पूछा कि लिपुलेखला में उन्होंने अपने मिसाइल लाए हैं। अभी लिपुलेखला में मिसाइल लाना गलत बात है। मिसाइल हमेशा ये 50-100 किलोमीटर दूर बॉर्डर से डिप्लॉय किया जाता है, आर्टिलरी रेंज के बाहर, क्योंकि नहीं तो हमारा आर्टिलरी का फायर आएगा जिसमें एक बहुत ही कॉस्टली वेपन सिस्टम ये खराब हो जाएगी। तो इसलिए एक तरीका होता है लड़ाई करने का। जब आप खुल्लम खुल्ला कोई चीज़ डिप्लॉय करते हो तो वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, जिससे लोगों को डराने के लिए। देखो उनके मिसाइल लिपुलेखला में आ गए, उनके मिसाइल और हमारे कुछ उस्ताद लोग हैं, हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ क्राउड, वो कहीं पे ग्लोबल टाइम्स पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ लेते हैं और फोटोग्राफ को ट्वीट के साथ जोड़ देते हैं कि ये देखो फोटोग्राफ है। ये सब ग्लोबल टाइम्स को मत पढ़िए, इस ट्वीट को आप इसके पीछे मत जाइए। चाइना वीडियो वॉरफेयर में अच्छा है, लेकिन खुद लड़ाई लड़ना उनके लिए आसान नहीं है। अभी हमने ये जो उनकी वीडियो वॉरफेयर थी, इनकी जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी, इसे हमने कन्वर्ट किया है माउंटेन वॉरफेयर के अंदर। तो क्या माउंटेन वॉरफेयर या हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर जिस प्रकार की लड़ाई हिंदुस्तान लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल के अंदर, कारगिल की लड़ाई कैसे हुई थी इसकी मैंने एक प्रेजेंटेशन 2-3 महीने पहले ज़रूर दी थी। याद रखिए कि क्या जिस प्रकार से हमारी फ़ौज ने कारगिल में हमला किया था, कैप्टन विक्रम बत्रा ने हमला कैसे किया था, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने कैसे हमला किया था, इसकी कहानी मैंने आपको 2-2.5 महीने पहले 26 जुलाई को बताई हुई है इसी व्यू से। और इसके वीडियो उसका जो फेसबुक लाइव है, ये प्रोग्राम भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या आप सोचते हैं कि जिस प्रकार से कैप्टन विक्रम बत्रा ऊपर चढ़ गए थे या लेफ्टिनेंट विजयन थापड़ ने लड़ाई की थी क्लिफ असॉल्ट करके, तो क्या ये चाइनीज इस प्रकार से लड़ाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। चाइनीज़ की हिम्मत ही नहीं है इस प्रकार की लड़ाई करने की। और दूसरा, चाइनीज़ का जो सोल्जर्स का एक है साइकोलॉजिकल मेकअप। इनका प्रॉब्लम चाइना में यह है कि चाइना ने काफ़ी साल पहले एक वन चाइल्ड नाम की पॉलिसी लाई। इसका मतलब क्या है कि एक कपल को केवल एक ही बच्चा पैदा हो सकता है। तो इससे क्या हुआ है कि अभी सभी चाइनीज़ जो है ये अकेले है। तो जो एक बच्चा किसी फैमिली में अकेला होता है, तो मैं इसके ऊपर इतना एक ही कमेंट दूंगा कि उसका ज़्यादा देखभाल की जाती है, उसे सॉफ्ट बनाया जाता है, वो जो चाहता है वो सब करता है, उससे किसी के साथ शेयर करने की ये नहीं होती है। यानी कि जो सोशल स्किल्स होती है वो उसमें डेवलप नहीं होती है और वो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड हो जाता है। या जैसे आजकल मराठी में सीरियल चल रहा है अगोबाई सासूबाई, इसमें जिस प्रकार की कार्रवाई बबड़िया करता है, बबड़िया उस प्रकार की ये बबड़िया बने हुए हैं। अगर आप में से जो मराठी है ये शायद समझ जाएंगे कि बबड़िया का सीरियल आजकल बहुत ही पॉपुलर है, चल रहा है टीवी चैनल के ऊपर। तो ये जो चाइनीज़ सोल्जर्स जो है वो बबड़िया बने हुए हैं, यानी कि वो बहुत ही सॉफ्ट है, काम नहीं करना चाहते हैं, केवल आराम करना चाहते हैं। तो इनके लिए लड़ाई लड़ना ये आसान नहीं है। जब तक सवाल है उनका नेतृत्व का, ये जो नेतृत्व है इनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ये बहुत ही ज़्यादा है। अभी हमारी बटालियन के अंदर एक जो हमारे कर्नल है, उनका मैंने नाम अभी बताया था, कर्नल रणबीर, जिन्होंने 7 विकास का कमांड किया था और जिससे हमने अच्छी काम की। तो उनका वहाँ पे सीनियर जो होता है वो उनका पॉलिटिकल कमिश्नर होता है। तो यानी कि जो एक्चुअली लड़ने वाले अधिकारी है उनको इम्पोर्टेंस ये कम दिया जाता है। तो आज हाई एल्टीट्यूड में लड़ने की चाइना की क्षमता इतनी अच्छी नहीं है, उनको वहाँ पे इतना मेंटेनेंस करना इतना आसान नहीं है। हमारी मेंटेनेंस, हमारा एम्यूनिशन, हमारा राशन वहीं पे पूरा हमने डंप किया क्योंकि हमें इसकी आदत है। चाइना को वो 2-2.5 हज़ार किलोमीटर तिब्बतन प्लेटो के ऊपर से लाना पड़ेगा लड़ाई लड़ने के है। तो अगर लड़ाई लड़ते हैं तो उनको हज़ारों टन सामान की ज़रूरत पड़ेगी जो तिब्बतन प्लेटो के ऊपर
लद्दाख की तरफ आना शुरू करेगा और तिब्बतन प्लेटो ये पूरा खुला है और हमारी एयरफोर्स उसके ऊपर हमला करती है, हमारी गनशिप उसके ऊपर हमला करती है, तो चाइनीज़ की जो मेंटेनेंस है उनकी फॉरवर्ड ट्रूप्स के लिए हम बिल्कुल रोक सकते हैं। और जैसे एसएसएफ के बारे में मैंने पहले बोला था, कमांडो रेड का इस्तेमाल करते हुए उनके साबोटाज सबवर्शन की कामगिरी ये हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो क्या अगले 2 महीने में चाइनीज़ आर्मी अटैक करेगी? तो इसका जो ये जो पॉसिबिलिटी है ये बहुत ही कम है। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो कम करते रहेंगे, वो साइबर वॉरफेयर तो करेंगे, वो डिप्लोमेटिक वॉरफेयर तो करेंगे, वो लीगल वॉरफेयर तो करेंगे, लेकिन फिजिकली असॉल्ट करके हमारे ट्रूप्स को ये करना ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। लेकिन हमारे फ़ौज में एक रूल है, ये रूल वो है कि जब हम दुश्मन के बारे में बात करते हैं तो उसमें 2 पहलू को देखा जाता है। एक पहलू है दुश्मन की स्ट्रेंथ कितनी है या उनकी लड़ने की कैपेबिलिटी कितनी है, यानी कि वहाँ पे वो किस प्रकार से लड़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आज 50,000 ट्रुप्स अगर डिप्लॉयड है गलवान वैली के पीछे, तो 50,000 ट्रुप्स आज लड़ाई के लिए चाइना के पास अवेलेबल है। तो ये हो गई उनकी कैपेबिलिटी। और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या वो लड़ाई करेंगे कि नहीं। कोई भी अच्छी फौज इंटेंशन की परवाह नहीं करती है, क्योंकि उसे डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। अगर वो फिजिकली वो इस प्रकार से इतनी फौज वहाँ पे डाली हुई है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ही उनके खिलाफ है। हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई लड़ना उनके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन अगर करते हैं तो उनको एक ब्लडी नोज मिल जाएगा। इसके बारे में आपको बिल्कुल साफ चीज़ पता होना चाहिए। तो अभी 2 महीने हैं, अगर वो कार्रवाई करते हैं तो हम भी काउंटर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसलिए आपने इस प्रकार की लड़ाई की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर लड़ाई लद्दाख में कैसे होगी, सिक्किम में कैसे होगी, अरुणाचल प्रदेश में कैसे होगी, ये एक डिटेल में बात करना ये एक अपने आप में एक विषय होगा। मैंने 62 की लड़ाई कुछ देर तक कवर की थी एक 2 महीने पहले, तो तभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की लड़ाई उस समय लड़ी जाती थी। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि लड़ाई अगर चाइना करता है तो उनको वो एक बहुत ही बड़ा डिफिट उनका वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी लड़ाई करेगी ऐसे नहीं, उसमें अभी नेवी का भी इस्तेमाल होगा। और जैसे मैंने पहले बोला था कि जो उनका जो नीचे वाला एरिया है जिसे मलक्का का स्टेट बोला जाता है, वहाँ से उनकी काफ़ी सारी मेंटेनेंस वहाँ से जाती है। 80% ऑफ चाइनीज स्टेट वहाँ से जाता है। अगर हम उसे ब्लॉक करते हैं तो चाइना के पास आज केवल 20 या 25 दिन का ही तेल यानी कि ऑयल उनके देश में स्टॉक करके रखा है, यानी कि 20 दिन के ऊपर उनका देश को रन करने के लिए उनके पास तेल नहीं है। हमारी भी हालत कुछ इसी प्रकार की, हमारे पास भी 20 या 30 दिन का तेल हमने स्टॉक करके रखा हुआ, बाकी का तेल रोज आता रहता है जाता रहता है। लेकिन हमारे देश को 7,600 किलोमीटर का समुद्र किनारा होने के कारण ये हमें कोई भी इकोनॉमिक ब्लॉकर ये नहीं कर सकता, जो कि हम कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में नेवी क्या कर सकती है बोलने की कोशिश की, आर्मी क्या कर सकती है थोड़ी बोलने की कोशिश की। हमारी आक्रामक क्षमता ये काफ़ी है और ज़रूरत पड़े तो हम और ज़्यादा आक्रामक फौज कश्मीर से ला सकते हैं, उसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एयरफोर्स क्या करता है थोड़े बहुत मैंने बोलने की कोशिश की। शुरुआत में मैंने थोड़ी सी बातचीत की एसएसएफ के बारे में, मैंने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उनकी भी क्षमता ये काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, लड़ाई होंगी कि नहीं ये इसके ऊपर कमेंट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन लड़ाई होती है, या वो केवल आर्टिलरी की लड़ाई हो या हेलीकॉप्टर की लड़ाई हो या एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ की लड़ाई हो या एक लिमिटेड वॉर हो जिस प्रकार का हमने कारगिल में किया था कि सिर्फ लद्दाख में वॉर या केवल गलवान में क्लैश जैसे कि 14-15 को हुआ था, या और एक आधा क्लैश जैसे 29-30 अगस्त को हुआ था, तो या एक 5 दिन की लड़ाई या 10 दिन की लड़ाई या एक 1962 वॉर जैसे 3 या 4 हफ्ते की लड़ाई, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हो तो सकती है, लेकिन उसके लड़ने के लिए हम बहुत ही अच्छी तरह से
तैयार है। इतना ही मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। और यहाँ पे अभी मेरी बातचीत तो पूरी ख़त्म हो रही है, क्योंकि अभी और मैं कुछ सवाल अभी लेना चाहूँगा कि जो सवाल यहाँ पे चैट बॉक्स में आए हुए हैं। कुछ लोग जय हिंद वगैरह बोल रहे हैं, उनको जय हिंद। कुछ लोग लाइक कर रहे हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है या जो माहिती युद्ध है, ये आपने ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी जो देश का भला चाहता है वो डर जाता है जो बड़ी बड़ी खबर न्यूज़पेपर में देखता है। तो इसीलिए इसकी लिंक शेयर करिए, इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर शेयर करने की कोशिश करिए। इसके बाद योगेश घाटे जी पूछ रहे हैं कि सामान्य से सामान्य कुटुंब का सरासरी 50,000 का चाइनीज़ वायरस से नुकसान हुआ है। योगेश जी, आपका कहना ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था की जो हालात है बहुत ही ख़राब है और इसे मीडिया ने अच्छी तरह से कवर किया है, लेकिन इसका आज ज़रूरत क्या है? दुख करना एक बात हो गई, दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए एक मत से कि चाइना ने नुकसान भरपाई हमारी करनी चाहिए। अगर हम ये रिजोल्यूशन हमारी लोकसभा और राज्यसभा में पास करते हैं तो इसको देख के बाकी देश भी पास करेंगे, जिससे चाइना के ऊपर मानसिक दबाव ये बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसकी नुकसान भरपाई करनी चाहिए। ये डेलिबरेटली उन्होंने किया है। लेकिन अभी आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये कैंपेन चलाओ कि रिजोल्यूशन अगेंस्ट चाइना, कि हमारी नुकसान भरपाई कराओ ये चाइनीज़ वायरस से जो हमारी हुई है। दूसरा सवाल सुरेश नागवेकर जी ने पूछा है कि इज़ एसएसएफ कॉल्ड सेपरेटली, वी थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, इज़ एसएसएफ यूज्ड टू कन्वर्ट कोवर्ट ऑपरेशन। आपके दो तीन सवाल हैं। देखिए, मैं SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगला सवाल ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये सब खबर क्या हमने दुश्मन को बतानी चाहिए कि नहीं। अभी मैं जो आपको चीज़ बोल रहा हूँ ये चीज़ पहले ही मीडिया में अलग अलग जगह के ऊपर आई हुई है। मैं कोई भी आपको टॉप सीक्रेट चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि जो मुझे मेरे सर्विस के कारण पता है, कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता है, लेकिन हम ऑपरेशनल चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। ये विकीपीडिया में जाइए, आपको ये वहाँ पे खबर मिल जाएगी, टाइम्स ऑफ इंडिया किसी भी पेपर में मिल जाएगी। तो मैं SSF के बारे में मैंने शुरुआत में बताया था कि ये देखा जाए तो ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के नीचे है, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरीट यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टली नीचे है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के पास क्या इतना समय होता है कि SSF क्या करी है? तो वो बोलने के लिए ठीक है, वो उनके नीचे है, लेकिन इसका इस्तेमाल भारतीय सैन्य जो हमारे जो DGMO है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, ये फैसला करते हैं कि यहाँ पे कैसे किया जाए। तो यानी कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी रिक्रूटमेंट, उनके ऑफिसर्स ये पूरे इंडियन आर्मी के हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। बजट शायद सेपरेटली आता होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल शायद कैबिनेट सेक्रेटरी का होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी के जो IAS ऑफिसर है, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी है, क्या वो कभी बोल पाएंगे कि इनका SSF का इस्तेमाल फिंगर 4 पे करना चाहिए कि फिंगर 5 करना चाहिए? वो तो केवल पैसे देने के लिए है, लेकिन ये एक एलीट फोर्स है, ये ऑपरेशनल कंट्रोल इनका पूरा इंडियन आर्मी के नीचे है। लेकिन इनकी खासियत यह है कि उनके जो सोल्जर्स है वो ज़्यादातर तिब्बतन्स है। पहले तो ये तिब्बत से आए थे, अभी वो जो पहली जो पीढ़ी थी वो चली गई, अभी दूसरी जनरेशन शुरू हो गई है, और अभी ज़्यादातर तिब्बतन्स जो SSF में है ये इंडियन बॉर्न तिब्बतन्स है। आज 3-4 लाख से ज़्यादा तिब्बतन्स हमारे देश में हैं। लेकिन इनकी अच्छी बात क्या है कि शायद वो कोई बेंगलोर में बॉर्न हुआ होगा, कोई दिल्ली में बॉर्न हुआ होगा, अलग अलग जगह है। धर्मशाला में ये रहते हैं, देहरादून में ये रहते हैं, अपना सहारनपुर के पास कहीं रहते हैं, कुछ एरिया यहाँ पे रहते ही है, दार्जिलिंग में ये रहते हैं, कालिम्पोंग में ये रहते हैं। लेकिन अभी ये ज़्यादा इंडियन बन गए और तिब्बतन कम रहे हुए हैं। लेकिन फिर भी जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसीलिए कि उनकी जीन्स हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए बहुत ही कामयाब है, इसलिए उनका फ़ायदा बहुत ही अच्छा है। और अभी भी कुछ तिब्बतन रिफ्यूजीज़ हमारे पास ज़रूर तिब्बत से आते हैं, क्योंकि तिब्बत में अत्याचार होता है,
संख्या ज़्यादा नहीं है जैसे बांग्लादेशी घुसखोरी होती है, लेकिन आते तो है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे अगर कोई कम संख्या कम पड़ी तो हम फिर हमारे लोगों का इस्तेमाल वहाँ पे कम करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही कामयाब फोर्स है, उन्होंने अच्छे काम किया है। 1971 वॉर के अंदर चिटगांव हिल ट्रैक्स में उनको इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ से म्यांमार में भागने से उन्होंने रोका। उनको वहाँ पे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन वो पब्लिकली कभी दिखाए नहीं गए। मेरे ख्याल से 25 या 30 एसएसएफ के जवानों ने अपना वहाँ पे प्राण का बलिदान दिया है। उसके बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में अकाल तख्त के ऊपर उन्होंने अच्छा काम किया है, वहाँ पर भी उनको अवार्ड मिला है। कश्मीर में 1-2 ऑपरेशन के अंदर उनका इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा काम किया है। क्योंकि अगर कोई स्पेशलाइज फोर्स बनता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनको ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अभी ये चाइना बॉर्डर के ऊपर तो इनका इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बॉर्डर क्वाइट बनी थी और इंटरनेशनल लॉज ने हमारे हाथ पाँव बांध के रखे थे। तो इसलिए उनको ये स्वॉर्ड को शार्प रखा गया, क्योंकि अगर नाइफ काटने के लिए इस्तेमाल नहीं हो करते तो उनका शार्पनेस कम हो जाता है। तो इसलिए हमने इधर ऑपरेशन में उनका इस्तेमाल किया, कम किया। ज़्यादातर इस्तेमाल हम हमारे जो पैरा स्पेशल फोर्सेस है, इंडियन आर्मी के घातक से, खासतौर इन्फेंट्री के कमांडोज है, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन इनका भी थोड़ा बहुत किया गया है, उनको एक्सपीरियंस देते रहने के लिए, ऑपरेशन एक्सपीरियंस देने के लिए उन्होंने वहाँ पे लेकिन अच्छा काम किया है। और इतना ही नहीं तो कारगिल लड़ाई में 1-2 जगह पे उनको क्लिफ असॉल्ट के लिए इस्तेमाल किया। यानी कि कोंडाना में जैसे तानाजी मालुसरे एक कड़ा चढ़ के ऊपर आए थे सिंहगढ़ के ऊपर हमला करने के लिए, वैसे कुछ प्रकार की कार्रवाई उनको वहाँ पर भी कुछ कामयाबी जरूर मिली हुई है, लेकिन उसे ज़्यादा पब्लिश नहीं किया गया। लेकिन अभी इसे बिल्कुल खुल्लम खुला बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना इतना ट्रिमेंडस पैसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ऊपर कर रहा है, तो अभी हम चाइनीज सोल्जर्स के ऊपर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं कि तुम्हें पकड़ा है या एसएसएफ ने। तो अभी चाइनीज सोल्जर्स को समझ में आया है कि तिब्बतन्स के साथ पंगा लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो तिब्बत से वो बहुत ही सॉफ्ट है। चाइनीज उनको बहुत ही उनकी पिटाई करते हैं, उनके ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं। तो ये एक चाइनीज को एक बड़ा धक्का लगा है, जिसको मराठी में बोलते हैं कि मिर्ची झोंबली, कि तिब्बत जो उनके कंट्रोल में है उन्होंने उनकी पिटाई की है। अर्थात केवल 29-30 को जो कार्रवाई हुई वो केवल इन्होंने नहीं की थी, उसमें एक पूरी ब्रिगेड इन्वॉल्व थी। लेकिन इन्होंने भी अच्छा काम किया है। और जिसका मैंने पहले नाम लिया था जो लेह का है, उसका फ्यूनरल जो है पूरा मीडिया के ऊपर आया हुआ है, उसको तिरंगे में लपेट के वहाँ पे लाया गया। तो ये एक चाइनीज़ को मैसेज देना था, तिब्बतन्स को मैसेज देना था, आप भी लड़ सकते हैं चाइना के खिलाफ। वो इसका इस्तेमाल आगे कैसे हो सकता है वो एक अलग बात है। और कोवर्ट ऑपरेशंस की बात है, ये कोवर्ट ऑपरेशंस ये बड़ा इंग्लिश शब्द है। इस प्रकार की ऑपरेशन इंडियन आर्मी बहुत ही करती है, इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री करती है। सर्जिकल स्ट्राइक ये कोवर्ट ऑपरेशन ही था, म्यांमार में गए थे ये कोवर्ट ऑपरेशन ही था। बहुत प्रकार के कोवर्ट ऑपरेशन हैं जो इंडियन आर्मी बहुत ही रेगुलरली करती है। एसएसएफ भी करती है, लेकिन इंडियन आर्मी बहुत ही ज़्यादा करती है। लेकिन एसएसएफ जैसे मैंने बोला कि ऑपरेशनली इंडियन आर्मी के नीचे है और अच्छा काम करती है, उनकी कैपेबिलिटी जरूर अच्छी है। शुभा साठेजी पूछ रही है, खर खरं तर आपलं सामर्थ्य किती आहे, पुढची चाल कसणार आहे, हे डिटेल मीडियामध्ये पोहोचायला नको, त्या बाबतीत गुप्तता पाळायला पाहिजे, अशा गोष्टी जाहीर कराव्यात का? शुभाजी पूछ रही है। अपना देखिए, अपना जो सैनिकी सामर्थ्य है उसके डिटेल क्या दुश्मन के पास पहुंचने चाहिए कि नहीं। पहले तो आपकी सैन्य की स्ट्रेंथ कितनी है ये पूरी दुनिया को पता है, आपके पास शस्त्र कौन से हैं ये पूरी दुनिया को पता है। यानी कि समझ लीजिए हमारे पास जो हमारे एयरक्राफ्ट है, कुछ मिग्स है जो रशिया से आए हैं, या सुखोई है वहाँ से, राफेल फ्रांस से आया है, तो कितने विमान आते हैं ये सभी को पता है। हमारे जो तोहफे हैं, जो चीज़ आज हमारी पिछले 70 साल से हमारी 70% इक्विपमेंट ये फॉरेन से आ रही है। तो सबको पता है कि राफेल की कैपेबिलिटी क्या है, या मिग की कैपेबिलिटी क्या है, या सुखोई की कैपेबिलिटी क्या है, कितना नंबर है, कितना गिरा है, कितना नहीं है। तो इसीलिए आत्मनिर्भर भारत यानी कि हमारे शस्त्र हमारे पास बनने चाहिए। ये गलती हमारी रूलर्स की है कि इनको इतनी अकल नहीं थी कि हमने हमारे शस्त्र नहीं बनाए, और हम सब जो शस्त्र रशिया से लाए हैं वो तो रशिया को पता है। आज अगर हमारे पास सुखोई है तो वही सुखोई आज
चाइना के पास भी है। और शायद आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक सुखोई ताइवान ने कल गिराया है, जो उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की इसके अंदर ताइवान के एयर स्पेस में, और उन्होंने मिसाइल फायर किया, उसमें वो गिर गया। तो ये तो पता है। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत जो हमारा की रिजल्ट एरिया होना चाहिए था, हमने गलती की है हमारे रूलर्स ने। अभी हम उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। अभी हम सब चीज़ यहाँ पे बनाएंगे, तभी हम हमारे हथियार की कैपेबिलिटीज़ क्या है इसको छुपा के रख सकते हैं। लेकिन वो कोई नहीं है। जब तक सवाल है हमारे ग्राउंड का, हमारे रोड्स का, सैटेलाइट पे ये तो चीज़ें सब पता लगती है। लेकिन जो चीज़ दुश्मन को पता नहीं होती वो है हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, वो है हमारे सोल्जर्स और वो है हमारे अधिकारी। उनका मोराल कैसे है, उनका मोटिवेशन कैसा है, वो किस प्रकार से लड़ते हैं। ये एक इसे इंटेंजिबल क्वालिटी बोलते हैं, शौर्य, धैर्य, लड़ने की क्षमता, देश प्रेम, देशभक्ति, ये जो है ये किसी को पता नहीं होती। और इसी की मैं तुलना कर रहा था, इनमें देश प्रेम नहीं है। वो चाइनीज सोल्जर को लड़ना नहीं चाहते हैं। मराठा रेजिमेंट का सोल्जर हर साल लड़ता है। अभी 15 अगस्त को 10 गैलेंट्री अवार्ड उनको मिले हुए हैं, क्योंकि एक शौर्य चक्रा मिला है 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री को, 7 मराठा लाइट इन्फेंट्री को, 2 सेना मेडल शौर्य मिले हुए हैं। रोज ही वो लड़ते रहते हैं। तो हमारा शौर्य, हमारा धैर्य, हमारा नेतृत्व, हमारी युद्ध कला, ये इसके बारे में शत्रु को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। ये एक्चुअली सीक्रेट होता है। तो बाकी की हमारी 7 मराठा में कितने सोल्जर्स हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, ये सभी दुनिया को पता होता है। जो पता नहीं होता वो है हमारा मोरल, मोटिवेशन, लड़ने की क्षमता वगैरह वगैरह, जो कि वो उनको पता नहीं होगा। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। आप देखिए हमारे कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ एंकर जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अपनी पूरी इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्रूव करने के लिए कि इंडियन आर्मी इनसे लड़ नहीं सकती है। मैं नाम लेना चाहूँ तो अगर आप मुझे हाँ बोलेंगे शुभा जी, तो आप चैट में डालिए। मैं 1-2 एंकर्स के नाम लेता हूँ कि जो अपनी पूरी विद्वत्ता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 5 दिन से प्रूव करने के लिए कि इंडियन आर्मी लड़ नहीं सकती है। रोज़ वो किसी उल्टे वाले को इंटरव्यू के लिए लाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, नाम अगर आप चाहिए तो शोभा जी, आप, क्योंकि सवाल आपका था इसलिए अगर आप लिखेंगे चैट में कि आप नाम डालो तो फिर मैं आपको बता दूँ कि कौन है ये नाम और किन के वो इंटरव्यू ले रहे थे। ठीक है, लेकिन खुल्लम खुल्ला इस प्रकार से बोलना अदरवाइज ठीक नहीं रहता। हमारे लोग, हमारे एंकर्स ये कर रहे हैं। ओके, अभी मैं आ जाता हूँ। केशव सिंह मेहरा जी ने बोला है कि चीन का साथी दिल्ली में मानसिक युद्ध लड़ रहा है। केशव सिंह जी, जो आपने बोला है बिल्कुल मैं यही बोलना चाहता हूँ। देखिए हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ये पैसा दे रहे हैं, अर्थात पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को वो बाय नहीं कर सकते, लेकिन कुछ को जरूर कर सकते। आज अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, वो बोल रहा है हमारे इलेक्शन में ये इंटरफियर कर रहे हैं। और अमेरिका जैसा टेक्नोलॉजी, अमेरिका जैसा इंटेलिजेंस, अमेरिका जैसा ये किसी के पास नहीं है। वहाँ पे चाइना इंटरफियर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में वो इंटरफियर कर रहा है, यूरोप में वो इंटरफियर कर रहा है। ठीक है, वो किस प्रकार से, अगर आप चाइना साइकोलॉजिकल वॉर कैसे लड़ रहा है और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी किस प्रकार से काम कर रही है। सावरकर स्मारक के लिए मैंने इसके ऊपर 2 प्रोग्राम किए हैं, इनके वीडियोस आपको नज़र आएंगे इसी साइट के ऊपर। इसे जरूर देखिए कि हमारे मीडिया में, बाकी मीडिया में वो किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वो आपको वहाँ पे एकदम नज़र आ जाएगा। ये वीडियोस आप जरूर देखिए, ये पॉइंट मैंने कवर किया है। तो आप जो जिसके आपने नाम लिए है बिल्कुल सच है। और हमारे देश के एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि चाइनीज़ हमारे दोस्त है। केरला के चीफ मिनिस्टर श्री विजयन बोल रहे हैं। अभी इस प्रकार के लोग अगर है तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि मैंने आपको क्या बोला कि लड़ाई बॉर्डर के ऊपर करना इंडियन आर्मी कर लेगी, उसकी फिक्र आप मत करो। वो लड़ाई को मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब और कर सकता हूँ, लेकिन जो अंदर के जो दुश्मन हैं इनके साथ की लड़ाई, जिसमें आप सब सोल्जर्स है, केशव सिंह जी सोल्जर्स है, शुभा जी सोल्जर्स है, परीक्षित जी सोल्जर्स है। तो हमारे देश के प्रति विश्वास, हमारे देश का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ना, हम सब इंफॉर्मेशन वॉरियर्स है। अच्छी खबर देशवासियों के पास पहुंचाओ, बुरी खबर को रोको। अगर कोई उल्टे सुलटे काम कर रहा है, कोई ट्वीट वगैरह, उसके लिंक साइबर पुलिस के पास भेजो।
6,000 ट्वीट्स जो हमारे खिलाफ हुए थे, ये हमारे देश के बाहर से हुए हैं, याद रख लेना। तो ये इस प्रकार की वो सबवर्शन तो कर ही रहे। परीक्षित जी पूछ रहे हैं, इज देयर एनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम विद अमेरिका एज S-400 is still not received by us? Kindly keep one session on India's defense system. ओके, इंडिया की परीक्षित जी बोल रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग शस्त्र क्या है, इसके ऊपर आप ये सेशन होना चाहिए। जरूर करेंगे। वराडकर जी से निवेदन है कि हम इसके ऊपर ये कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ यही बात करेंगे कि जो पब्लिक डोमेन में है, यानी कि जो बाहर आई हुई है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि S-400 सिस्टम हमारे पास पहले आई हुई है और हम लाना चाहते हैं, उसकी फिक्र मत करो, वो आएगी। लेकिन उसके पहले भी हमारी जो AAD है, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास हमारी AAD है, लेकिन शायद हमारी जो AAD है ये पुरानी है। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इसमें उसे हम अभी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास सिस्टम है, लेकिन आज हमारी देश की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी डिफेंस बजट ये नहीं बढ़ रही है। अगर मैंने सावरकर स्मारक के अंदर ही डिफेंस बजट के बाद एक प्रेजेंटेशन दिया था कि जो सावरकर स्मारक के फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है, डिफेंस बजट के बाद की मेरी बातचीत, मैंने वहाँ पे एग्जैक्टली हमारी वीकनेसेस क्या है ये बताया हुआ है। आप उसको ज़रूर पढ़िए, आपको वहाँ पे ये सब ही खबर वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन हमारा डिफेंस बजट बहुत ही निगलेक्टेड है। इसका कारण मैं हमारे राज्यकर्ता को दोषी नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कारण यह है कि हमारे देश का हर एक नागरिक कुछ ना कुछ चाहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ़ करो, GST कम करो, उसके बाद पेट्रोल का रेट कम करो, फिर दूध का रेट बढ़ाओ, उसके बाद शुगर का रेट बढ़ाओ, शुगर फैक्ट्रीज को सब्सिडी दो। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, ये इस प्रकार की सब्सिडी, इस प्रकार का ये जो देना चाहना है, अगर आप 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात करते हैं तो इस प्रकार की सब्सिडी इसके पहले कभी नहीं थी। लेकिन आजकल सबको हमारे सरकार से कुछ ना कुछ चाहिए। सरकार के पास पैसा तो लिमिटेड होता है। आज दुर्दैवी की बात यह है, हमारा डिफेंस बजट नहीं कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा, उसके लिए सबसे बड़ी गलतियां हम लोग हैं, हम इंडियंस है कि जो टैक्स भरना नहीं चाहते। मैं भरता हूँ टैक्स, मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, मैं मेरी इनकम टैक्स कितनी भरी है आप जाके चेक करिए। लेकिन आज हमारों में लाखों कोट्यावधि लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स भरना चाहिए, लेकिन वो भरते नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि केवल 130 करोड़ के देश में 1.5 करोड़ इंडियंस ये इनकम टैक्स भरते हैं, जिसमें हेमंत महाजन एक है। और मैं बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भरता हूँ, ठीक है, लेकिन आज मेरे से 100 गुना ज़्यादा श्रीमंत लोग हैं। मैं नहीं नाम लेना चाहूँगा, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी इनकम, जिसके पास बड़ी बड़ी कार्स है, जिसके पास बड़े बड़े फ्लैट्स है, जो 4-4 5-5 फ्लैट्स खरीदता है, जो 10 बार फॉरेन ट्रैवल्स के लिए जाता है, वो हर शनिवार रविवार को लोनावाला खंडारा में होता है। आज की ही खबर है, लोनावाला खंडारा ट्रैफिक जाम हुआ है, सभी हमारे पुणे कर वहाँ पे गए, मुंबई कर वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी बात है, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे कोरोना भी बढ़ेगा। ये चीज़ उनको शायद समझ में नहीं आई है, नुकसान उनका ही होगा। चलो वो अलग बात है। लेकिन हमारा फॉर्मल डिफेंस बजट, क्योंकि इंडियंस कर टैक्स ही नहीं भरना चाहते, तो कैसे बढ़ाएगा सरकार, कैसे कर बढ़ाएगा? और सभी को फ्री कुछ ना कुछ चाहिए, रेट कम, ये कम करो, वो कम करो, ये कम करो, वो कम करो। तो सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ा आह्वान है। लेकिन इंडियन आर्मी की मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो स्टेटमेंट जनरल वेद मलिक जी ने किया था कारगिल लड़ाई के अंदर, उन्होंने आपकी जैसे ही सवाल पूछा था कि इंडियन आर्मी को क्या डिफेंस बजट कम है या क्या लड़ाई है, तो वेद मलिक जी ने बोला था कि वी विल फाइट विथ व्हाट वी हैव। हमारे पास जो शस्त्र है, इस शस्त्र के साथ हम लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में आपने पूछा था, इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तोफ खाने को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आर्मर्ड कोर को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप हमारे इन्फेंट्री सोल्जर्स को जो बॉडी आर्मर मिलना चाहिए, वो आजकल नहीं मिला हुआ है। आज शायद आपने खबर सुनी होगी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने
AK-302 राइफल हमारे देश में बनाने के लिए रशिया के साथ करार किया हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक इन्फेंट्री पायदड़ जो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी सफ़र करते, उनका जो बेसिक वेपन है ये भी हम हमको नहीं दे पाए हैं। वो केवल हमारे पास जो है उसके साथ लड़ रहे हैं। अगर उनके पास अच्छा शस्त्र होते तो चाइनीज़ की हमने तो और ज़्यादा पिटाई करनी थी। तो ये रखिए, आप कभी सवाल पूछिए हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि क्या ये 302 अभी क्यों बना रहे हैं। हमने हमारे इन्फेंट्री को जो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ते हैं उनको हमने अच्छे शस्त्र क्यों नहीं दिए हैं? क्या हमने उनको बॉडी आर्मर क्यों नहीं दिया है? क्या हमने उनको स्नाइपर राइफल्स क्यों नहीं दी है? कारण सीधा साफ है, पैसा नहीं है। ओके, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इंडियन सोल्जर्स लड़ेंगे। मेरे ख्याल से आज सवाल बहुत ही ज़्यादा आए हैं और भी आ रहे हैं, लेकिन अभी रुकने का समय आ गया है। मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। शेयर करना ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप एक इंफॉर्मेशन वॉरियर है। अगर आप ये ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचा पाएंगे तो देश का भला होगा और देश के आर्मी के बारे में उनके दिल में एक ये पैदा हो जाएगा। और अभी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, इसमें चाइनीज़ के ऊपर पूरा बॉयकॉट डालो और ये सवाल खुद को पूछो कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छे विद्यार्थी बनो, अच्छे नागरिक बनो, देश के लिए पानी बचाओ, देश के लिए बिजली बचाओ, देश के लिए एनर्जी बचाओ, देश के लिए शेतकरियों से अनाज खरीदो, देश के लिए पैसा खर्चा करो ताकि कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ये लेडीज़ के लिए एक बहुत अच्छी बात है। आप पैसा ज़्यादा खर्चा करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा सामने आएगी। तो अच्छा, आप ज़रूर पैसा खर्चा करिए, ये देश के लिए अच्छा है। ओके, तो मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, लेकिन चाइनीज़ के ऊपर नहीं। जो देश में बनता है वो स्वराज, जो मेक इन इंडिया जो है, बहुत सारी चीज़ है, तो देश के अंदर बनने वाली चीज़ के ऊपर पैसा खर्चा करो। अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ और आगे संडे को हम मिलेंगे, और शायद अभी हम एक गुरुवार को भी रात को 9:30 बजे मिलेंगे आधे घंटे के लिए। तभी भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तभी तक आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद और आपको बेस्ट विशेस।